एक ऐसा उल्कापिंड जो हमारी पृथ्वी से भी पुराना है और जो पहली बार हमारी सौर प्रणाली से होकर गुजर रहा है। क्या ये हमें ब्रह्मांड की शुरुआत के राज बता सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल 360 में, दी ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद दुर्लभ खगोलीय घटना की, इंटरस्टेलर कॉमेट 3I एटलस, जो हमारी अंतरिक्ष विज्ञान की समझ को पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल, और ये बहुत खास है क्योंकि 3I एटलस तीसरा ज्ञात इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। तीसरा मतलब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया हुआ? हाँ बिल्कुल, और जो शुरुआती जांच हुई है वो बताती है कि ये शायद 7 अरब साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है। 7 अरब साल मतलब हमारे सौरमंडल से भी लगभग 3 अरब साल पुराना। एग्जैक्टली अगर ये सच है तो सोचिए, ये हमें हमारे सौरमंडल के बनने से भी पहले के कॉस्मिक एनवायरनमेंट की सीधी जानकारी दे सकता है। एक तरह का टाइम कैप्सूल है ये। कमाल है। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा और बताइए, इसकी खोज कब और कैसे हुई? इसे पहली बार देखा गया 1 जुलाई 2025 को चिली के रियो हटाडो में। चिली में? हाँ, वहाँ एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम है, मने एटलस सर्वे टेलीस्कोप, उसने इसे देखा। अच्छा, एटलस टेलीस्कोप। हाँ, और उस समय ये सूरज से करीब 670 मिलियन किलोमीटर दूर था। काफी दूर था। जी, पहले तो इसे एक कोड नेम दिया गया था A11PL3Z, लेकिन जब पक्का हो गया कि ये इंटरस्टेलर है, मतलब बाहर से आया है, तब नासा और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने इसे ऑफिशियल नाम दिया 3I एटलस। इसमें 3I का मतलब है तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। ओके, और ये खोज जाहिर है बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हुई होगी, जैसे आपने एटलस नेटवर्क का जिक्र किया। बिल्कुल सही। आजकल हमारे पास इतने एडवांस टेलीस्कोप्स हैं, जैसे एटलस नेटवर्क जो हवाई, चिली और साउथ अफ्रीका में है। इनकी वजह से ही हम ऐसे धुंधले और दूर के ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो थोड़ा ये समझाएंगी कि ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स आखिर होते क्या हैं, मतलब डेफिनेशन क्या है इनकी? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, मतलब खगोलीय पिंड, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर पैदा होते हैं और ये किसी तारे के ग्रेविटेशनल से, मतलब ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं होते। अच्छा, तो ये बस भटकते रहते हैं तारों के बीच? हाँ, एक तरह से। और ये हमारे सोलर सिस्टम में आ कैसे जाते हैं? हाँ, यही सवाल था मेरा। ये अपने ओरिजिनल सोलर सिस्टम से या तो टक्करों, मतलब कोलिजन्स की वजह से बाहर फेंक दिए जाते हैं। अच्छा। या फिर किसी बड़े ग्रह या तारे की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके, जिसे ग्रेविटी स्लिंग शॉट कहते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाते हैं और फिर घूमते घूमते कभी हमारे सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। पर वैज्ञानिक ये तय कैसे करते हैं कि कोई पिंड इंटरस्टेलर है या हमारे अपने सोलर सिस्टम का हिस्सा है? इसका मुख्य तरीका है पिंड के पथ यानी उसकी ट्रेजेक्ट्री की कैलकुलेशन करना। ट्रेजेक्ट्री कैसे? देखिए, हमारे सोलर सिस्टम के जो पिंड हैं, ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स वगैरह, वो सब सूरज के चारों ओर बंद अंडाकार कक्षाओं में, मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। हाँ, एलिप्टिक ऑर्बिट्स। तो जब वो सूरज के सबसे पास होते हैं, जिसे पेरिहेलियन कहते हैं, उनकी स्पीड सबसे तेज होती है, और जब सबसे दूर होते हैं यानी एपिहिलियन पे, तो सबसे धीमी। राइट। लेकिन इंटरस्टेलर पिंड एक खुली हाइपरबोलिक ऑर्बिट पे चलते हैं। हाइपरबोलिक ऑर्बिट मतलब ये इतनी तेज गति से आते हैं कि सूरज का गुरुत्वाकर्षण इन्हें रोक नहीं पाता, बांध नहीं पाता। ये सूरज के पास से गुजरते हैं, उनका पेरिहेलियन पॉइंट तो होता है, लेकिन कोई एपिहिलियन नहीं होता। वो बस गुजरकर हमेशा के लिए सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, तो 3A एटलस के केस में क्या था? इसके केस में जब ये 670 मिलियन किलोमीटर दूर था, तब इसकी स्पीड लगभग 60 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। 60 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये तो मतलब लगभग 2,16,000 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। हाँ, इतनी ज्यादा स्पीड साफ बताती है कि ये बहुत ज्यादा इनिशियल स्पीड के साथ हमारे सोलर सिस्टम में आया था। ये हमारे सूरज के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ नहीं है, इसीलिए ये इंटरस्टेलर है। वाकई अविश्वसनीय। तो इस 3 एटलस की और क्या खासियतें हैं, इसके बारे में और क्या पता चला है? जैसा बताया, पाथ तो हाइपरबोलिक है, सूरज से बंधा नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि ये हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र के दिशा से आ रहा है। अच्छा, और आकार वगैरह? हाँ, इसका अनुमानित आकार 12 से 20 किलोमीटर लंबा है। 12 से 20 किलोमीटर? जी हाँ, ये तो काफी बड़ा है। जी हाँ, ये पहले खोजे गए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स जैसे ओumuamua और 2I बोरिसोव से काफी बड़ा है, और ये अनयूजुअली ब्राइट भी है, मतलब असामान्य रूप से चमकदार।
और दिखने में कैसा है? कुछ शुरुआती अध्ययनों से लगता है कि इसका रंग हल्का लालिमा लिए हुए हो सकता है, रेडिश टिंज। ये इसकी प्राचीन कॉम्पोजिशन का संकेत हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक कोमा देखा गया है। कोमा बिल्कुल, मतलब वो गैस का बादल जो कॉमेट के आसपास होता है। बिल्कुल, एक चमकता हुआ प्रभामंडल। इसका मतलब है कि इसमें बर्फीले पदार्थ हैं, वॉलेटाइल आइसेस, जो सूरज के पास आने पर गर्मी से वेपराइज हो रहे हैं। ये एक सामान्य कॉमेट जैसी एक्टिविटी है। अच्छा, तो ये कॉमेट की तरह बिहेव कर रहा है। और ये पृथ्वी के पास कब आएगा? कोई खतरा तो नहीं है इससे? नहीं, पृथ्वी के लिए इससे कोई खतरा नहीं है। ये काफी दूर से गुजरेगा। इसका पहला करीबी सामना मंगल ग्रह मार्स के पास होगा 3 अक्टूबर 2025 को। ओके। सूरज के सबसे करीब यानी पेरिहेलियन पर ये 23 अक्टूबर 2025 को पहुंचेगा और पृथ्वी के पास से ये दिसंबर 2025 में गुजरेगा। तब तक ये सोलर सिस्टम से बाहर जाने की राह पर होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी तुलना पहले वाले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से करें, 2017 में वो ओumuamua आया था, वो तो बड़ा अजीब था। हाँ, ओumuamua बहुत रहस्यमय था। उसका आकार सिगार या पैनकेक जैसा बताया गया था। एलियन प्रोब तक कह दिया था। हाँ, उस पर काफी बहस हुई थी। फिर 2019 में आया 2I Borisov। वो ज्यादातर एक सामान्य कॉमेट जैसा ही था। उसकी पूंछ भी थी और उसका व्यवहार प्रिडिक्टेबल था। और अब ये तीसरा 3I Atlas, ये बड़ा है, शायद बहुत पुराना है और कॉमेट जैसी एक्टिविटी भी दिखा रहा है। एग्जैक्टली। सवाल ये भी उठता है कि हाल के सालों में हमें ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स ज्यादा क्यों दिख रहे हैं? हाँ, क्या वजह हो सकती है? बेहतर टेक्नोलॉजी तो एक बड़ा कारण है ही। हमारे टेलीस्कोप सब ज्यादा सेंसिटिव है। आवी लोब ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST से 3I एटलस का अध्ययन करने का सुझाव भी दिया है, खासकर ये देखने के लिए कि क्या इसमें भी कोई नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अच्छा, तो कुल मिलाकर इसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है? खासतौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पिंड हमें दूर की तारा प्रणालियों, डिस्टेंट स्टार सिस्टम्स के बारे में अनोखे सुराग दे सकते हैं। कैसे? इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन का एनालाइज करके इससे हमें पता चल सकता है कि ये किन परिस्थितियों में बने थे। जैसे 3I एटलस का बर्फीला होना, मतलब इसमें वॉलेटाइल आइसिस का होना, ये बताता है कि ये शायद अपने तारे से काफी दूर बना होगा। अच्छा। और फिर बृहस्पति या नेपच्यून जैसे किसी बड़े ग्रह ने इसे गुरुत्वाकर्षण के जरिए बाहर फेंक दिया होगा इंटरस्टेलर स्पेस में। मतलब ये दूसरे सोलर सिस्टम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के नमूने हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा है, ये हमें हमारे सौरमंडल के बाहर बने पदार्थों से एक टैंजिबल कनेक्शन देते हैं, एक सीधा संपर्क। और यही बात यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इसे खास बनाती है। GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस सेक्शन के तहत इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स पर सवाल पूछा जा सकता है। बिल्कुल, जैसे एक संभावित मेंस क्वेश्चन हो सकता है, विश्लेषण करें कि 380 जैसे अंतरतारकीय पिंडों इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन बाह्य सौर प्रणालियों, एक्सोसोलर सिस्टम्स की संरचना और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की हमारी समझ को कैसे आगे बढ़ा सकता है। इसमें निहित वैज्ञानिक चुनौतियां क्या हैं? मतलब analyze how the study of interstellar objects like 380 can advance our understanding of the composition of exosolar systems and the origin of the universe. What are the scientific challenges involved? Precisely, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और चुनौतियां भी हैं इसमें, साइंटिफिक चैलेंजेस। जैसे ये ऑब्जेक्ट्स बहुत दुर्लभ होते हैं, इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए समय बहुत कम मिलता है और ये काफी धुंधले होते हैं। सही कहा, लेकिन इनसे जो जानकारी मिल सकती है वो शायद इन चुनौतियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल, ये ब्रह्मांड को समझने की दिशा में एक नया दरवाजा खोल सकते हैं। इस उल्कापिंड ने सिर्फ वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम ब्रह्मांड के उन राजों के करीब पहुंच रहे हैं जो आज तक अनजाने थे। आपकी राय क्या है? क्या भारत को भी ऐसे इंटरस्टेलर मिशन में हिस्सा लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। ये रहा एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। Which of the following best defines a hyperbolic orbit? A. Circular, B. Elliptical, C. Parabolic, D. Open. Give answer in the comment section. अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सिविल 360 को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।